This call is now being recorded. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों में घर्षण करेंगे और आंखें खोल लेंगे। सभी तैयार हैं क्विज के लिए? चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर सभी तैयार है तो। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक पैराडिग्म ऑफ क्लासरूम टीचिंग? तो फर्स्ट है लर्निंग पैडागिज्म, ठीक है, और इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल, या फिर बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आंसर देख लेते हैं किस किसने दिया है। मैसेज करेंगे, सभी टाइप करेंगे फर्स्ट आंसर का, फर्स्ट क्वेश्चन का। आयुषी जी सी, सोनिया जी सी, महुआ जी सी, निशु आर्य सी, योगा बॉय जी बी सी। सभी का आंसर सही है। इसमें आएगा हमारा सी, जो हम शिक्षण का आधारभूत जो मॉडल है, बेसिक मॉडल है, उसमें अधिगम का, लर्निंग का भी मॉडल आता है और हमारा इंस्ट्रक्शनल का भी मॉडल आता है। इसके बाद है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, या अच्छी अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर देंगे सभी। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो बताएं। इंग्लिश में फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी, वरना फिर मैं खाली हिंदी में बताती हूँ। मैम इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो इंग्लिश वाला है, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव genuine interest in teaching, knowledge about controlling students, C is subject knowledge, और D good expression। तो इसका टाइप करेंगे सभी, आंसर क्या आएगा? आयुषी जी ए बता रही हैं, ऋतिका जी डी, महुआ जी ए। सही से पढ़े क्वेश्चन, क्या बता रहे हैं? अगर शिक्षक बनना चाहते हैं क्या होना चाहिए? सोनिया जी सी, योगा बॉय जी भी सी, एंड योगा की फिटनेस सी। तो इसका सही आंसर है विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। रुचि हो आपके पास कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास नॉलेज ही ना हो, तो फिर टीचिंग आपकी व्यर्थ है, ठीक है। इसके बाद हमारे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? ए, टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचर्स आर बोर्न, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। योगा बॉय जी भी डी बताया है, आयुषी जी सी बता रही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सही से, कौन सा सही नहीं है। सी वाले सभी गलत हैं, दोबारा पढ़े क्वेश्चन को। जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। आपको नेट में भी ऐसे ही करना है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। डी आंसर इज राइट। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, जब हमने नेचर पढ़ा था तो मैंने पढ़ाया था शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है? रोंग होता है। शिक्षक को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो ये भी हमारा गलत है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो तीनों ही हमारे जो कथन है ए बी सी, तीनों हमारे रोंग होंगे। और क्या पूछ रहा है ये?
कि कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य हमारे तीनों ही नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे सभी आराम से इत्मीनान से। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत करना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। इंग्लिश में सुन लेंगे अभी। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, बी cover the prescribed course, C keep students relaxed while teaching, D keep higher authorities informed about the class activities। तो स्किल कौन सी होनी चाहिए टीचर में सबसे ज्यादा, वो हमें देखना है। तो बताएंगे इसका आंसर, टाइप करेंगे सभी। टाइप सब कर रहे हैं सभी, ए कर रहे हैं। सभी ए कर रहे हैं, पूनम जी, योगा बॉय जी भी, शारदा जी, सोनिया जी, रितिका जी, आयुषी जी, नीरज जी। तो सभी का आंसर सही है, महुआ जी भी। ठीक है, ए आएगा। शिक्षक द्वारा जो कही गई बात है, जो टीचर हमारा बोल रहा है, छात्र को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ना कि वो आए और आपका सिलेबस कंप्लीट करे उल्टा सीधा और चला जाए। हमारे हायर एजुकेशन में क्या होता है, लेक्चरार आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो अच्छे से पढ़ा के जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाती हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, बच्चे को कुछ समझ आए उन्हें मतलब नहीं। इसके बाद है हमारा शिक्षण के समय छात्रों को रिलैक्स्ड, मानसिक रूप से रिलैक्स्ड रखना चाहिए। रखना तो चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है कि छात्र की समझ में आना चाहिए। ठीक है, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करना, तो ये हमारा स्किल में नहीं है। रिलैक्स्ड करना ये हमारा स्किल नहीं होता है टीचिंग का। टीचिंग का स्किल क्या बताया गया है कि छात्र को समझ में आना चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैचिंग है, मैच करेंगे सभी। ये मैंने पढ़ाया है। मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर हमारा मेमोरी लेवल है। ग्रहण शक्ति स्तर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। और विचारशील है हमारा सबसे पहले है हमारा स्मृति स्तर, ये हमारा इंग्लिश में मेमोरी लेवल है। ग्रहण शक्ति स्तर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और विचारशील हमने रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़े थे, ये 3 लेवल पढ़े थे। तो इनके साइंटिस्ट मैंने बताए थे, क्या क्या थे बताएंगे, मैचिंग करेंगे सभी। नीचे कूट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्या किसी ने सोल्व, ये बता रहे हैं सभी। फिफ्थ का आएगा हमारा ए। ठीक है, जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है हमारा मोरिसन। और रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा हंट ने दिया है। तो सभी का आंसर सही है, ए आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? जो हमने अभी लेवल से ऊपर देखे उसी में हमें क्रम बताना है। बताएंगे, आंसर करेंगे सभी। इंग्लिश वाले देख लेंगे, स्मृति स्तर होता है हमारा मेमोरी लेवल, बोध स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग, चिंतनशील हमारा रिफ्लेक्टिव होता है। इसके अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी करिए सोल्व। सभी का आंसर आ गया है, सभी ने ए बताया है, तो सभी का राइट आंसर है। सबसे पहले हमारा मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी पे काम किया जाता है, रटने पे, जो बताया था मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद जो बच्चे में है अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी आ जाती है। फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, वो प्रॉब्लम सोल्व करने लगता है। बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा, बताएंगे। स्वतंत्र चर कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट। शिक्षक बोले तो टीचर, शिक्षार्थी, छात्र, संस्थान, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद है माता पिता, मदर फादर। तो इसका आंसर कौन बताएंगे? महुआ जी ए, योगा बॉय जी ए, नीरज जी ए, निशु जी ए। गौरव जी बताइए माइक अनम्यूट करके इसका आंसर।
ए है मैम, टीचर की कमांड रहती है क्लास में, क्यों वो बताया गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ जी, ठीक है, आपका सबका सही है, ए आएगा। हमारा जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर जो चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, सिंथेटिक। संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, सिंथेटिक, एनालिटिकल। इसके बाद है ओनली एनालिटिकल, ओनली सिंथेटिक। एट्थ का ए बता रही है सोनिया शाह जी, पूनम जी ए, शारदा जी ए। कोई बताएगा कि क्यों बताया गया है कि क्यों एनालिटिकल सिंथेटिक ही हमें यूज करना चाहिए? हैंड रेज करें। ये हम पढ़ चुके हैं, सोनिया शाह जी बताइए। मैंने ऐसे सोचा कि कॉग्निटिव डोमेन में हमने सीखा है कि पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं और फिर सिंथेसिस करेंगे। तो इसको उसकी वजह से मैंने ऑप्शन ए बताया। जी बहुत अच्छा, तो सभी का भी ए है। तो इसका आंसर यही रहेगा, एनालिटिकल और सिंथेटिक। हम जो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहले उसे जो नॉलेज दे रहे हैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहिए, ठीक है, फिर उसे एक साथ जोड़ के बच्चे को समझाना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमारा एनालिटिकल सिंथेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें हमें मिलान करने हैं, कूट भी देख लेंगे, कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, टाइप करेंगे जिसे भी आता है। सोनिया जी हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका देखेंगे, इंग्लिश में बता देती हूँ। क्वेश्चन हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो संपूर्ण से अंश का बताया गया है, और स्व अध्ययन, भावना का प्रशिक्षण। तो 9th क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। सेल्फ स्टडी, भावना का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ये हम पढ़ चुके हैं सभी। तो बताएंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, डाल्टन, मोंटेसरी एंड फ्रोएबल। कौन सा सिद्धांत किसने दिया गया है? सबने आंसर दे दिया था, ए बता रहे हैं। योगा बॉय जी भी ए, निशु आर्या ए। तो संपूर्ण से अंश की ओर कौन बताएंगे, कौन डिस्क्राइब करेंगे? हैंड रेज करें विद एग्जांपल। महुआ जी बताइए। गेसॉल्ट साइकोलॉजी बोलता है होल टू पार्ट, मतलब आप पहले एक ट्री को देखते हैं, उसके बाद उसके ब्रांचेस एंड लीव्स ये सब देखते हैं। ये गेसॉल्ट साइकोलॉजी है। जी बहुत अच्छा, सबसे पहले हमें संपूर्ण बता देना चाहिए, उसके बाद हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्व अध्ययन क्या होता है, कोई बताए? सेल्फ स्टडी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जो हम खुद से अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा डाल्टन ने दिया है। भावना का प्रशिक्षण, इसमें क्या बताया था हमने, सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मैंने पढ़ाया था, कौन बताएंगे? सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में हमारे जो पांच सेंसेस है तो उससे प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि हम लोग वीडियो चला के जब देख के कुछ लर्न करते हैं या फिर सुन के कुछ लर्न करते हैं, तो जो भी नॉलेज हम ये पांच सेंस से गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं भावना का प्रशिक्षण।
प्रेरणा जी आवाज आ रही है? हाय मानसी जी, अभी क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। आंसर देंगे। इसके बाद हमने इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। Which of the following reflects the nature of teaching? It is an art, it is a science, it is an art as well as science. It is neither art nor science. अभी का आंसर आ रहा है सी। यह विज्ञान एवं कला दोनों है। गौरव पंडित जी बताइए। मैम सिस्टमेटिक टीचिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है, इसीलिए शिक्षण विज्ञानात्मक है। और जो व्यक्ति पढ़ाने वाला है उस व्यक्ति की जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से अपने अनुभव को वो बताता है कक्षा के अंदर, वो कला है। तो मैम ये सी ऑप्शन सही होगा, कला और विज्ञान दोनों है। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरव जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सोनिया जी भी, महुआ पाल जी, आयुषी जी, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं क्लास में, सबसे अच्छे बेस्ट हैं। तो इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? शिक्षण का स्मृति स्तर नीचे जो कूट दिया गया है उसमें हमें देखना है कि जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे वो कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहे हैं। ठीक है। तो स्मृति स्तर होता है हमारा मेमोरी लेवल, बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग, चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव, या फिर पेडागोजिकल स्तर। तो कौन सा सही है और क्यों सही है? हैंड रेज करेंगे, कौन बताएंगे? गौरव जी का हैंड रेज हो चुका है पहले से ही। और कोई है जो बताना चाहेंगे? आयुषी जी बताइए। मैम सबसे पहले जो है मेमोरी लेवल है, जिसमें सबसे पहले जो छोटा बच्चा रहता है उसे सिर्फ एक मेमोराइज करवाया जाता है, जैसे अल्फाबेट सिखाना, नंबर सिखाना। एंड वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता, समझता नहीं, सिर्फ उन्हें रटता है। नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे बेसिक नॉलेज हो जाता है, फिर वो उसके थ्रू पिक्चराइजेशन के थ्रू समझने लगता है, चीजों को अंडरस्टैंड करता है। दैट वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड लास्ट में है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये इन दोनों को मिला के होता है। जब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से बच्चा आगे निकल जाता है तो वो खुद जो है चीजों को इमेजिन करता है, उनकी डिस्कवरी करता है और उस बेस पे वो स्टडी करता है, इसलिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। पेडागोजिकल हम क्यों नहीं लेंगे इसके अंतर्गत? पेडागोजिकल मॉडल है टीचिंग का। कौन कौन से हैं वो 2 मॉडल बताइए। एंड्रोगोजिकल एंड पेडागोजिकल। पेडागोजिकल जो टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें जो मेन रोल या एक्टिव रोल होता है वो टीचर का होता है। और जो एंड्रोगोजिकल है वो स्टूडेंट बेस्ड होता है, उसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव होगा और उसका मेन रोल होता है। जी। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा जो टीचिंग में लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं, जो ऊपर के जो 3 हैं वही हमारा आंसर सही आएगा। और इसमें 11th का आंसर हमारा होगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय मुख्यतः देखने को मिलता है? आजकल जो आप टीचिंग देखते हैं, टीचिंग मतलब शिक्षण देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें होती हैं? वह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, लर्नर सेंटर्ड है, या फिर प्रशिक्षु केंद्रित है, या फिर समूह केंद्रित है, या उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं है? ठीक है। तो इंग्लिश में बता देती हूँ। लर्नर सेंटर्ड है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है, ग्रुप सेंटर्ड है, नन ऑफ द अबव। 12 का आंसर सभी टाइप करेंगे जिसे जिसे आता है।
ठीक है, सभी का आंसर ए आ रहा है। हमारा जो टीचिंग आजकल देखी जाती है लर्नर सेंटर्ड होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये अभी आयुषी जी ने हमें डिस्क्राइब भी किया है। तो सबसे पहले पेडागोजिकल होता है और सेल्फ डायरेक्टेड, या फिर एंड्रागोजिकल होता है, दूरस्थ शिक्षा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? दूरस्थ होता है डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग। ठीक है, तो इसमें आंसर बताएंगे सभी कौन सा है? सभी का आ रहा है बी, एंड्रागोजिकल। तो अभी आयुषी जी ने बताया था जो हमारा लर्नर सेंटर्ड होता है एंड्रागोजिकल होता है, इसमें आत्मनिर्देशित होता है लर्नर, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। तो इसका आंसर सही होगा बी। इसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य। ये मैंने राउंड राउंड इसलिए किया है, मेरी सिस्टर ने जो राइट आंसर था उससे पेन पेन से इस पे कर देता, तो मैंने चारों ही राउंड कर दिए जिससे कि आंसर रिवील ना हो। ठीक है, तो इसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए? स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य। तो क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। ऑप्शंस हैं वो इंग्लिश में भी हैं, खाली क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी सभी को। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर से भी टाइप करेंगे। 14 का बताएंगे या वो सभी ने 13 तक बता दिया है। आंसर के साथ आप क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर देंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि हमारा कैसा होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सही आएगा आपका डी, उपयुक्त सभी है, सबका सही है जिसने भी बताया है। डी आएगा इसका आंसर। मोहपाल जी आपका गलत है, ए बता रहे हैं आप। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? गतिशील हमने पढ़ा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। तो इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। जो हमारा टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लर्नर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद बताया गया कि टीचर एक स्वतंत्र चर और छात्र एक आश्रित चर है। तो फर्स्ट वाला जो मैंने क्या बताया, गलत बताया था। आश्रित चर होता है हमारा डिपेंडेंट और छात्र क्या बताया इसमें, इंडिपेंडेंट बताया ए में। और बी में बताया है शिक्षक इंडिपेंडेंट है और छात्र डिपेंडेंट है। सी में बताया है दोनों ही मध्यवर्ती चर हैं, बोले तो इंटरवेनिंग वेरिएबल बता दिए हैं सी वाले में। तो इसमें हम सही वाला देखेंगे कि हमने क्या पढ़ाया अभी तक। 15th का बताएंगे सभी क्या आंसर आएगा। तो सोनिया शाह जी, योगा जी, महुआ जी, निशु जी, शारदा जी, सभी हमारा आंसर बता रहे हैं बी। तो गौरव जी एक्सप्लेन करेंगे क्यों? मैम 3 वेरिएबल होते हैं जिसमें छात्र आश्रित होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, और जो वातावरण है या फिर क्लासरूम या फिर टूल्स वो मध्यवर्ती चर होते हैं। तो इस हिसाब से मैम बी ऑप्शन सही है। जी बहुत अच्छा। तो हमारा गतिशील वातावरण में 3 वेरिएबल्स वेरिएबल्स पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इसके बाद है निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? स्मृति, बोध, चिंतनशील। तो स्मृति हमारा मेमोरी, बोध अंडरस्टैंडिंग, और चिंतनशील होता है रिफ्लेक्टिव। तो खुला और स्वतंत्र कौन सा वाला बताया? खुला और स्वतंत्र बताएंगे। 16th का आंसर देंगे।
सोनिया जी सी, आयुषी जी सी। दो इंसान को समझ आया है ये क्वेश्चन, बताएं। मैम इंग्लिश में थोड़ा सा। हाँ, इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। At which of the following teaching levels classroom environment is required to be sufficiently open and independent? हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओपन एंड इंडिपेंडेंट जो चीजें होती हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो कौन से वाले लेवल में होती हैं? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या फिर रिफ्लेक्टिव? बहुत सिंपल सा है। हैंड रेज करेंगे जो इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। कौन इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, बताएं। महुआ जी बताइए। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जनरली प्रॉब्लम सेंट्रिक, मतलब टीचर प्रॉब्लम देते हैं and बच्चे उनको सॉल्व करते हैं। ये इस पे से टीचर बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं एंड उनका जो थॉट है, जो व्यू है, वो जानना चाहते हैं। सो इट इज एन ओपन एंड स्वतंत्र होता है ये। जी, ओपन एंड इंडिपेंडेंट है ना। बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, करिकुलम का। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ठीक है, 17 का फर्स्ट ऑप्शन है द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। सी है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना प्रबंध। शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो 17 इंग्लिश में देख लेंगे आप। व्हाट इज मीन बाय द टर्म करिकुलम? The subject of study offered by an educational institution, organized whole of learning and other experiences provided by educational institutes to realize set goals। ठीक है। सी है हमारा द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबाई इन द वेरियस सब्जेक्ट्स प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन। डी इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज टू बी completed to qualify for a level of education। तो इसका आंसर बताएंगे। 17th का बता रहे हैं आयुषी जी सी, गौरव जी डी एंड सोनिया जी बी, योगा बॉय बी, शारदा जी बी। तो योगा बॉय जी बताएंगे इसका बी आंसर क्यों आएगा 17th का। योगा बॉय जी बी क्लास में है वो? हाँ जी मैम, हूँ क्लास में। मैंने मैम थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा देख के बता रहा हूँ बस। मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ आपका। थोड़ा अनुभव के हिसाब से बता रहे थे ये सब आंसर। अच्छा, तो इसे शायद एक्सप्लेन कर छुट्टी देंगे है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुभव से। ये मैम इसलिए स्टूडेंट के लिए है, लक्ष्य निर्धारित पहले से कर दिया जाता है और उनको पाने के लिए शायद निर्धारित कर दिया जाता है सीखने हेतु। चलिए, महुआ पाल जी बताना चाहते हैं, बताइए महुआ पाल जी। करिकुलम एक्चुअली सिलेबस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है, स्पोर्ट्स होता है, फिर म्यूजिक एंड ये सब मिला के करिकुलम होता है। तो करिकुलम एक सेट गोल है कि आपको ये सब कुछ प्राप्त करना है। मतलब नॉट ओनली सिलेबस, मतलब पढ़ाई खाली नहीं है, बाकी सब कुछ मिला के करिकुलम होता है। जी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट का बारे में बताता है ए में। ठीक है, सेकंड में बता रहा है होल के बारे में, सभी चीजों के बारे में हमें सीखने के लिए जो तैयार किया जाता है वो करिकुलम होता है। सी में क्या बताया है, पाठ्यक्रम व्यवहारिक, जो हमारी जो स्टडी में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमारे सी में बताया है। फिर डी में क्या बताया है कि आपको खाली क्वालिफाई करने के लिए एक चीज दी जाती है वो करिकुलम, लेकिन हमारा जो सही बैठ रहा है वो हमारा बी बैठ रहा है, जो हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, अन्य अनुभवों के लिए जो आयोजन किया जाता है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है।
तो सभी का आंसर सही है, इसमें आंसर आएगा बी। इसके बाद है सबसे इजी क्वेश्चन, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, करथवहल, सिम्पसन। गौरव जी को क्लियर हो गया है 17th क्वेश्चन। अब 18th का आंसर देंगे सभी। मैम इंग्लिश। हाँ, तो संज्ञानात्मक होता है, हमने कोग्निटिव जो डोमेन पढ़ा था उसकी जो किसने बताया था ये चीजें, तो ठीक है 18th में आएगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्थुल, सिम्पसन। 3 डोमेन पढ़े थे हमने, है ना, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, है ना। अब सबको समझ आ रहा होगा हमने 3 डोमेन कहाँ पढ़े थे, आंसर आने लगे हैं। सही बता रहे हैं सभी। गौरव जी बताइए। मैम इसका बेंजामिन ब्लूम होगा आंसर। आपने इसको ब्लूम लिखवाया था। और जी इसके अंदर हमें तीन, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर था मैम, उद्देश्य में तो तीन प्रकार थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये मैम तीन डोमेन थे जिसमें जो ज्ञानात्मक क्षेत्र था कॉग्निटिव डोमेन, ये ब्लूम जी के द्वारा था, जिनका पूरा नाम बेंजामिन एस ब्लूम है। हाँ जी, तो हमारे 3 हमने डोमेन पढ़े थे, कोग्निटिव डोमेन पढ़ा था, अफेक्टिव डोमेन पढ़ा था, साइकोमोटर पढ़ा था। कोग्निटिव में क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारे ब्रेन लेवल पे वर्क होता है उसमें हमने 6 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह हमारा अफेक्टिव डोमेन था जो हमारे हार्ट के लेवल पे हमारे काम करता है। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, हमारा हेड, हार्ट और हैंड तीनों को व्यवस्थित करना, तो इसी के 3 हमारे डोमेन बताए गए थे। तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो हमने जो अभी डोमेन पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सही से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। 19th क्वेश्चन, टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। तो इसमें फर्स्ट है कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज, एनालिसिस। देख लीजिए, इसमें 2 चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन आपको सही से देखना है 19th क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताएंगे 19th बी, आयुषी जी ए, सोनिया शाह जी बी। सही से पढ़े क्वेश्चन, हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। गौरव जी बी, प्रीतिका जी बी, महुआ जी बी। तो इसमें हमने क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग, हम उपयोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एप्लीकेशन। क्लियर है इसमें। कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम उपयोग में नहीं ले सकते, वो हमारा कॉन्सेप्ट अलग चीज है, ठीक है। नॉलेज भी हमारी जो हम गेन करते हैं, एनालिसिस भी हम नहीं ले सकते, इसमें खाली एप्लीकेशन आएगा। हम जो सीखा है हमने उसे कहीं पे यूज करना हमारा एप्लीकेशन होगा। गौरव जी बोल रहे हैं यूज इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन। बहुत अच्छा गौरव जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। 20 क्वेश्चन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिस, एनालिसिस, कंप्रहेंशन, इवेलुएशन। तो 20 का आंसर बताएंगे सभी, कौन सा आएगा। गौरव जी डी, सोनिया जी डी, महुआ जी डी एंड आयुषी जी डी। ये 4 ही बच्चे हैं चमकते सितारे जो पूरी क्लास में दिखते हैं, आंसर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, इवेलुएशन। हमने पढ़े थे, कौन बताएगा हमारे कोग्निटिव लेवल में कौन कौन सी चीजें आती थी? हैंड रेज करें। गौरव जी बताइए। मैम इसके अंतर्गत 6 तत्व आते हैं, जिनमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और मैम इवेल्युएशन। जिसमें ये लास्ट वाला मैम इवेल्युएशन होता है, तो वो सबसे उच्चतम है।
हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके बाद है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। इंग्लिश में बता देती हूँ मैं आपको 21 क्वेश्चन। एट authoritarian level teaching is, ऑथोरिटेरियन लेवल हमने पढ़ा था सत्तावादी में, ठीक है। टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, हेडमास्टर सेंटर्ड होता है, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड होता है? 21 का आंसर देंगे सभी। हमने जब राजनीतिक वातावरण में पढ़ा था, याद होगा सभी को। सही से आंसर पढ़ेंगे, सॉरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। सत्तावादी शब्द देख लें आप, सत्तावादी कौन सा है। तो इसमें आ रहे हैं कुछ आंसर, एक दो आए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए, जिसमें खाली टीचर का चलता है। जी गौरव जी, आप गलत थे, डी बता रहे हैं आप। ए आएगा, ठीक है। जिसमें केवल टीचर की सत्ता चलती है, टीचर की ही बातें सुनता है लर्नर, वो हमारा सत्तावादी में आएगा, ठीक है। गौरव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैम, अब तो हो गया क्लियर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला तो सोल्व हो रखा है, फिर भी आप देख लीजिएगा। क्रिया करके सीखना हमारा व्यवहारवाद हमने पढ़ा था, ठीक है। पर्यावरण के माध्यम से सीखना हमारा, प्रकृति से जो सीखना था हमारा, वो प्रकृतिवाद में आएगा। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति हमारा आदर्शवाद में। और यह दुनिया जिस रूप में अब है, यहाँ है, वो हमारा यथार्थवाद बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले से ही हो रखा है सोल्व, तो इसे नहीं करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? जो हमारा मेमोरी लेवल है, कौन सा है? सबसे इजी क्वेश्चन है शायद आपके लिए जो पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे। जो बौद्धिक कौशल होता है हमारा मेमोरी स्किल्स, ठीक है। मेंटल, जो हमारा माइंड लेवल पे स्किल्स है, वो किस में आएगा? कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। सभी का आंसर आ रहा है ए, तो इसका सही है कॉग्निटिव डोमेन है। महुआ पाल जी बताइए इसका आंसर। कॉग्निटिव डोमेन है मेमोरी लेवल। हाँ जी, तो हम क्यों बोलेंगे इसमें कि जो मेमोरी है खाली कॉग्निटिव में होगा, अफेक्टिव साइकोमोटर में क्यों नहीं? कॉग्निटिव इस मेमोरी इसीलिए क्योंकि उसमें रट्टा रॉट सिखाया जाता है, खाली रट्टा मारना, याद करना। तो इसीलिए ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। आप जो बता रहे हैं वो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग बताया था मैंने, मेमोरी में होता है वो। सोनिया शाह जी, आप बताइए। जी मैम, यहाँ पे ना हेड के लेवल पे काम होता है, तो उसकी वजह से अ, उसको बोलेंगे, मतलब संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र इसका आंसर आएगा। हाँ जी, हमारा जो माइंड लेवल पे जो वर्क होता है कोग्निटिव में होता है, हार्ट लेवल पे अफेक्टिव में करते हैं, साइकोमोटर हमारा हैंड के लेवल पे होता है, जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन और सभी चीजें काम करती हैं। फिर है 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। 24th में इंग्लिश में बता देती हूँ। Attitudes, values and interests are reflected by cognitive domain, affective domain, psychomotor or none of the above। तो 24th का आंसर बताएंगे रितिका जी, बीबी। योगा बॉय, ये शायद लास्ट वाले क्वेश्चन का था, तो 24th का बताएंगे। आप नोट्स खोल के भी देख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारा एटीट्यूड, जो दृष्टिकोण है, मूल्य है, ठीक है। एटीट्यूड हो गया, क्या क्या देखा हमने इंग्लिश में? एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट। किस लेवल में देखा था हमने? अफेक्टिव लेवल में देखा था, भावात्मक में देखा था, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी।
तो इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर एकदम से फटाक से आना चाहिए आपके दिमाग में। शारीरिक बोले तो फिजिकल, ठीक है। फिजिकल स्किल्स किस में आती है, कोग्निटिव, अफेक्टिव या फिर साइकोमोटर। सोनिया शाह जी सी, रितिका जी सी, आयुषी जी सी, गौरव जी सी। रितिका जी बताइए इसका सी ही क्यों आएगा, अभी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। Psychomotor skill is anything related to hand. So, Sharirik Kaushal, it is something related to physical things. That is why it is. हाँ जी, तो हमारा जो मनोसंचालित है वो हमारा फिजिकल लेवल, फिजिकल स्किल्स पर अफेक्ट करता है ना, जो साइकोमोटर डोमेन है हमारा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण कोग्निटिव, संज्ञानात्मक होता है, कोग्निटिव ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। मैम स्लाइड हाँ अभी दिख रही है। हाँ, तो 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डोमेन। Describe a specific topic, develop a photographic film, typing an essay, take responsibility of maintenance. तो 26 में बताएंगे कोग्निटिव में हमारा क्या आएगा। अभी जो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से रिलेटेड क्या है। सोनिया शाह जी बोल रहे हैं शायद ये हो सकता है, रितिका जी ये। तो इसमें क्या बोला है, कोग्निटिव जो होता है डोमेन, उसमें हम क्या करते हैं, तो किसी विशेष विषय का वर्णन करते हैं, या फोटो फिल्म का विकास करते हैं, निबंध लिखते हैं, ठीक, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नहीं, हम स्पेसिफिक टॉपिक का जो वर्णन करते हैं। कोग्निटिव जो हमारा माइंड लेवल पे होता है, माइंड लेवल पे काम कहाँ, मतलब इन चारों में से कौन सा काम कर रहा है माइंड लेवल पे आपका, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। अब आप जो वर्णन करेंगे, आप फोटो फिल्म के द्वारा तो नहीं करेंगे, मतलब फोटो फिल्म का विकास तो आपका माइंड लेवल पे नहीं आ रहा है, निबंध लिखना हो रहा है, पर निबंध क्या करते हैं, ज्यादातर लोग रटकर लिखते हैं, ठीक है। लिखने का काम क्या हो रहा है, साइकोमोटर में आएगा। निबंध लिखना क्या बता रहा है यहाँ पे, साइकोमोटर में। अनुरक्षण, मेंटेनेंस भी आपका साइकोमोटर में ही आएगा, ठीक है। तो माइंड लेवल पे क्या बता रहा है, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। आप किसी के टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको कहाँ पे हो रहा है, माइंड लेवल पे हो रहा है, कोग्निटिव में आएगा। इसका आंसर आएगा ए, है ना। क्लियर है ये आंसर सभी को, 26 क्लियर है। वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में सभी। सोनिया शाह जी, आयुषी जी, सबको क्लियर है, गौरव जी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनुसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन देखें हम तो ए है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, एक कहानी का वर्णन करना। तो 27 इंग्लिश में देख लेंगे। Which of the following can be taken as an example of psychomotor domain in the context of teaching? A. Demonstrates awareness to environmental pollution, performing an experiment, computing results of two experiments, narrating a story. सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, बहुत इजी अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो। ए है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, इसके बाद दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स,
डी है आपका एक कहानी का वर्णन करना, नरेटिंग अ स्टोरी। तो 27th बी, पूनम जी ए बता रही हैं, महुआ पाल जी बी बता रही हैं। तो मैं इसे क्लियर करती हूँ। सबसे पहले क्या बता रहा है कि आप जागरूकता को दर्शा रहे हैं, ये किस में आएगा आपका अफेक्टिव मोटर में आएगा, सॉरी अफेक्टिव डोमेन में आएगा। जो जागरूकता है वो आपके हार्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रयोग करना क्या हो रहा है आपका, हाथ से कर, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, जिसमें ब्रेन और आपके हैंड सभी काम कर रहे हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम। तो एक्सपेरिमेंट आपका हो गया साइकोमोटर में, ठीक है। दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना। सी में क्या बता रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे करेगा, आपके माइंड लेवल पे करेगा। डी में क्या होता है, एक कहानी का वर्णन करना, ये भी आपका माइंड लेवल पे है। हमने स्टार्ट फर्स्ट इससे लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि वर्णन करना आपका कोग्निटिव में आता है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक कहानी का वर्णन कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या आएगा, कोग्निटिव में आएगा। तो हमारा सही कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाला। तो साइकोमोटर मेन में आएगा आपका बी आंसर, एक्सपेरिमेंट करना। तो इसी तरह से आपको कोरिलेट करना है क्वेश्चंस को अपने डोमेन के साथ, ठीक है। और इसमें टीचिंग से आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखेंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही जाएगा। 27 क्लियर है सभी को, वाई लिखेंगे, अगर नहीं है तो एन लिखेंगे। खाली सोनिया शाह जी को क्लियर हुआ है, चलिए सबको हो गया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, उपयुक्त सभी सही है। 28 इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, एजुकेशन इज वाइडर टर्म देन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, etc. All of the above are true. गौरव जी डी बता रहे हैं, योगा बॉय ए, आयुषी जी ए, सोनिया जी ए, गौरव जी डी। तो इसका आंसर आएगा 28 का ए आएगा। जो टीचिंग है और इंस्ट्रक्शन है वो एक ही होते हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़ा मैम कंफ्यूजिंग है अलग हम। अलग होते हैं ना। नहीं, उन्होंने पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो वो अलग अलग होंगे ना, शिक्षा और शिक्षण अलग अलग होते हैं, तो इसलिए फॉल्स, ए जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। जी हमारा ए गलत है और ए बता सेम बता रहे हैं। तो इसमें क्या बताया, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं, और सेकंड बता रहा है हमारा टीचिंग और लर्निंग अलग होते हैं। और सी भी सही है हमारा कि एजुकेशन जो वर्ड है वो बहुत वाइड है, वो ठीक है। तो जो सी है वो भी हमारा सही है, बी भी सही है। हमारा गलत वाला कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होते, हमारे अलग अलग होते हैं। सोनिया जी आप सही हैं, इसका आंसर आएगा ए। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इसमें हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, ठीक है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपरोक्त सभी। 29 में बताएंगे, इंग्लिश में